हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है, जो लोग 2024-25 देना चाहते हैं, उन सभी को लेकर के जो तैयारी चल रही है वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत का 23वां लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में विजयनगर कला और संस्कृति के संदर्भ में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, मंदिर स्थापत्य कला को लेकर के। दोस्तों उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे की कला संस्कृति के अन्य पहलुओं के बारे में। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास देखी होगी उन्हें समझ में आया होगा कि कला संस्कृति में क्या-क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए और मंदिर स्थापत्य या स्थापत्य कला क्या होता है, किस तरीके से होता है, उन सभी चीजों को मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज उसी क्रम में दोस्तों हम लोग बात करेंगे विजयनगर की कला संस्कृति का सेकंड पार्ट, जिसमें कला संस्कृति के जो अन्य पहलू हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो सके और जो आप सपना देखना चाहते हैं और जो देख रहे हैं वो पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों इसको हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और जल्दी से इसको ज्वाइन करके बताइए कि आप सभी लोगों के पास मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हालांकि मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे या नहीं सुन पा रहे होंगे। चलिए मैं पूछ ही लेता हूं, ठीक है ना? अगर सुन पा रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, तो हम लोग जो बात करना जा रहे थे उसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आप लोगों की अनाउंसमेंट है, उसको मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर देता हूं। इसको समझिएगा कि 2024 जो लोग आप सपना देख रहे हैं, जो आप अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर देखना चाहते हैं, उनके लिए स्टडी IQ ने और हमारी पूरी टीम ने एक P2I बैच लॉन्च किया है, जिसमें 19 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, 19 जून से। और दोस्तों 30 तारीख यानी कि कल एक दिन बचा हुआ है, सिर्फ 30 तारीख इसका लास्ट एडमिशन का डेट है, जिसमें आपको सिर्फ कुछ एक सीटें बची हुई हैं बस। अब कहोगे सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? 30 तारीख के बाद इस बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैच क्लोज हो जाएगा। इसमें जितने बच्चे एडमिशन लेने थे वो ले चुके हैं बस। क्योंकि हम चाहते हैं कि लिमिटेड बच्चे हमारे साथ इस टारगेट बैच में ज्वाइन करें, और इस टारगेट बैच को हम प्रॉपर तरीके से 4 चरणों में लेकर के चल रहे हैं। और उन 4 चरणों की सभी के पूरे स्ट्रक्चर की, जो पूरे कोर्स की जो फीस है वो 70,000 है, लेकिन आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर यह फीस 29,999 रुपए पड़ेगी। और बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, कल इसकी लास्ट डेट है। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। और इसमें जो हमारा जो कंसेप्ट है उसको ध्यान रखिएगा। ये मेरे साथ कनेक्ट करने का आपका एक संपर्क सूत्र है, जिसके माध्यम से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस से लेकर के हर एक चीज तक आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, और ये मेरा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, मुझसे जुड़ने पर आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा इस बैच को ज्वाइन करने पर, एक तो आप मुझसे संपर्क में रहेंगे, दूसरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं जो आपकी हेल्प करूंगा कि सफलता में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और कहां कहां पर आपको परेशानी आती है, वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। बस व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बिना आप ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता। ये आप अच्छे से जान लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, सचिन तेंदुलकर कितना भी बड़ा खिलाड़ी रहा हो, लेकिन अपने अंतिम मैच में भी किसी न किसी कोच के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा था। चाहे वो कोच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हर खिलाड़ी जब तक अंतिम सफलता नहीं मिलती तब तक आपको एक अच्छे कोच, एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। और वो मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। बस इसके लिए आपको करना होगा कि एक तो मुझसे यहां कांटेक्ट करना होगा, दूसरा बैच को ज्वाइन करना होगा। और इस बैच के संदर्भ में
हम आगे चल के चर्चा करेंगे इन सब चीजों के बारे में। अपना जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था विजयनगर कला संस्कृति के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पूरा डिस्कस किया था, ठीक है ना। और इसमें हमने केवल पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद विजयनगर की वास्तु या स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी, जो मंदिर स्थापत्य से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि विजयनगर काल का जो मंदिर स्थापत्य है या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहा, कितनी बेहतरीन नक्काशी है, कितना बेहतरीन तरीके से कारीगरी की गई है, कितना समय उस पर दिया गया होगा, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इसके आगे मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, रंगमंच और अन्य चीजों के पहलुओं के बारे में। एवरीबॉडी इट्स ओके। तो चलिए इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मूर्तिकला के बारे में। विजयनगर काल में एक चीज ध्यान रखिएगा, विजयनगर काल मैंने आपको पहले ही कहा था एक हिंदू संस्कृति का काल है। मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के बाद इन्होंने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, ठीक। और उसमें उन्होंने स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य कला को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया था, जो कि एक धार्मिक स्थापत्य कला का नमूना है, ठीक। उसके बाद में कंडीशन यह हुई कि उसी के समय मूर्ति कला भी इस समय विकसित हुई थी। और इस मूर्ति कला की खास बात यह है कि इसमें एकाश्म पत्थर से बनी हुई मूर्तियों की अधिकांशता है। एकाश्म पत्थर यानी कि एक ही पत्थर की बनी हुई पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे कई सारी मूर्तियां और विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया है इस पीरियड में। ध्यान रखना, विशेषकर कृष्णदेवराय के समय में। और ये आप जो देख रहे हैं, आपका जो भगवान नरसिंह का जो कंसेप्ट है, मूर्ति है, ये कृष्णदेवराय के समय की बनी हुई है, जिसे हम अखंड मूर्ति या एकाश्म पत्थर की मूर्ति कहते हैं। सबसे महान सम्राट माने जाने वाले कृष्णदेवराय ने विष्णु के नर और शेर नरसिंह की मूर्ति बनवाई है, जिसमें 7 फन वाले नाग के नीचे योग की मुद्रा में लेटे हुए दिखाया गया है। ये रहे आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया कि नाग का है, जो अब काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ध्यान रखना, यहाँ पर है। और ऊपर आपके ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? योग की मुद्रा में, ध्यान रखिएगा। और जो नाग है उसे क्या कहा जाता है? आदिशेष, शेष नाग कहा जाता है, जिस पर विष्णु सोते हैं। और उसी के एक अवतार के रूप में नरसिम्हा के लिए आसन के रूप में कार्य कर रहा है। अब कहोगे शेषनाग, अरे भाई विष्णु का ही रूप तो है आपका नरसिम्हा। कौन से अवतार हैं? सबसे पहले आपको कौन सा था अवतार था? मत्स्य अवतार, फिर कूर्मा अवतार जिसे हम कहते हैं, उसके बाद कौन सा था बस बताइए? बराह अवतार। बराह अवतार था या कोई और? सोचिए कौन सा अवतार था? मत्स्य, कूर्म, ठीक है ना। उसके बाद बराह अवतार, उसके बाद नरसिंह, उसके बाद वामन। इस तरीके से सीक्वेंस है, ध्यान रखना। तो उसी में नरसिंह यानी कि इंसान के बनने की प्रक्रिया, यहां पर आधा इंसान और आधा जानवर का कंसेप्ट है यहां पर, ध्यान रखना। तो विष्णु का रूप है, विष्णु के रूप में ही शेषनाग विष्णु के सरसैया बनते ही हैं, वो शेषनाग उसके सैया बनते ही हैं, और यहां पर उनके बैठने के लिए आसन बना हुआ है। क्लियर है? तो ये मूर्ति भी इस समय की बनी हुई है, ध्यान रखना, इस समय की। और देखिए कितना विशाल स्ट्रक्चर है, कितनी बेहतरीन मूर्ति है, आप समझ सकते हैं। और यह केवल अकेली ऐसी यही नहीं है, इसके अलावा ये देखेंगे अखंड मूर्ति में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है विष्णु जी, वो गणेश जी की मूर्ति। पूरा का पूरा पत्थरों का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, मंडप बनाया गया है, और मंडप के अंदर देखिए ये है आपके भगवान गणेश की मूर्ति का स्ट्रक्चर। और ये भी कैसी है? एकाश्म पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। ये ऐसी नहीं है, विशाल भी है, और कंडीशन ये है कि उनके साथ छोटे 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 टुकड़े जोड़ के नहीं बनाई गई है, बल्कि एक ही पत्थर की। ऊपर से बैठिए और ऊपर से बनाते हुए चले आइए नीचे तक, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी क्लियर है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? और ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी मूर्तियां, सारा का सारा स्ट्रक्चर कहां मौजूद है? ये सब हम्पी में मौजूद है। एवरीथिंग इन हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य
जिस जगह पर मौजूद था उसे आज हम हम्पी कहते हैं, उसमें ये सारा का सारा मौजूद है। ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी इतिहास को जानने के लिए जितना महत्वपूर्ण स्थापत्य होता है उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी मूर्तिकला भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मूर्तियों से आपके धार्मिक विचार, उस समय के आपकी मान्यताएं ये पता चलती है, आपके सामाजिक जीवन के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? क्योंकि जैसी मूर्ति होगी, जैसे वस्त्र आभूषण पहनते होंगे, पहनाए होंगे, इसका मतलब है वैसे वस्त्र आभूषण उस समय प्रचलित होंगे। भाई भगवान गणेश को जैसी फूलमाला पहनाओगे, जैसी मालाएं पहनाओगे, जैसे वस्त्र पहनाओगे, इसका मतलब है कि वो वस्त्र, फूलमालाएं, आभूषण उस समय प्रचलित होंगे। भाई जो आप यूज कर रहे हैं वही तो पहनाओगे, उसी तरह का डिजाइन तो बनाओगे उस पर। ऐसा तो है नहीं कि एक अनएक्सपेक्टेड कोई नई चीज आप जा करके बना के रख देंगे। नहीं भाई, ये कोई आदि पुरुष थोड़ा ना है कि आज की आदि पुरुष के मतलब कहानी कुछ और है और पता चला कि उसका रहन सहन, महल, वस्त्र, आभूषण ऐसे बना दिए हैं जो कल्पना से भी परे हैं, जो सोच भी नहीं सकते। किसी ने सोचा था कि चमगादड़ भी बनेगी? किसी ने सोचा था कि रावण अपने महल में नागों पर लेटा हुआ दिखाई देगा? ये तो अनएक्सपेक्टेड है आदि पुरुष। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, इतिहास ऐसे नहीं बनता है। उस समय के लोग इतने ज्यादा नहीं सोचने वाले थे, इसीलिए किसी भी मूर्ति से उस समय काल की धार्मिक विचार, उनके व्यक्तिगत विचार, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनके वस्त्र आभूषण, ये सारी चीजों की जानकारी मिलती है। यही उनकी परंपरा है। इसीलिए इतिहास में हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल सके दोस्तों कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे उस समय के विचार कैसे थे, हम किन देवी देवताओं को पूजते थे। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत के लोग और उत्तर भारत के लोग जो देवी देवता हैं, विचार हैं, मान्यता हैं, वो सब एक ही हैं। इसलिए हम सब एक हैं। ऐसी एकता में अखंडता थोड़ा ना बनी है, अखंडता में एकता थोड़ा ना बनी है। ऐसे तो हम दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन मान्यताओं के संदर्भ में, देवी देवताओं के संदर्भ में, सनातन संस्कृति के संदर्भ में हम सब एक दिखाई देते हैं। यही तो समझना है, ये नहीं समझना है तो ये गणेश की मूर्ति देख लीजिए। इसके अलावा और देखिए कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो इस समय बनी है, विशाल मूर्तियां। एक देखिए, ये रही आपकी मूर्ति जो आपके किसके साथ बनाई गई हैं। इन मूर्तियों का स्थापना की गई है आपके किसी भी स्थापत्य के साथ, उनके स्तंभों के साथ, उनकी दीवारों के साथ में। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्तंभों के साथ में, पिलर्स के साथ में किस तरह के जानवरों के मूर्तियां बनाई गई हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे स्तंभ को वो मूर्तियां ही उठाए हुए हैं, समझिएगा। उसी तरह की आपका डेकोरेशन, डिजाइनिंग आपकी यहां की गई है, आप देख सकते हैं। और यह है आपकी नंदी की मूर्ति, उनके विशाल प्रांगण में। मैंने ये दोनों मूर्तियां यहां दो स्टैचू मैंने आपको दिखाई हैं यहां पर। एक में एक व्यक्ति बैठा हुआ और एक में सादा है। सेम मूर्ति है, फोटोग्राफ अलग अलग है, अलग तरीके से है। बस मैंने आकार और साइज दिखाने के लिए बताया गया है कि सोचिए कि यह मूर्ति कितनी विशाल होगी जिसको इस समय बनाया गया है। विशाल नंदी की मूर्ति। और ध्यान रखना, दक्षिण भारत में जितना विष्णु को पूजा जाता है उससे कहीं ज्यादा पूजा होती है भगवान शिव की, और शिव के जो वाहन हैं नंदी, इनकी मूर्ति। और ये नंदी की परंपरा आप ध्यान रखना, विशाल नंदी की मूर्ति की परंपरा केवल विजयनगर में नहीं थी, इससे पहले चोलों के मंदिरों में भी बनाई गई थी। चोलों के जो मंदिर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में भी सफेद संगमरमर की बनी हुई नंदी की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति जैसे लगता है कि तुरंत जीवित होकर चल देगी। ये बिल्कुल उसी के आकार की, सेम उसी तरह का आपका ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं नंदी की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विशाल नंदी की मूर्ति की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की गई? अगर चोल ऑप्शन नहीं है तो यहां पर है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो मूर्ति कला यहां पर काफी ज्यादा प्रचलित थी। और मूर्ति कला ध्यान रखना दोनों तरह की है, धार्मिक भी है और गैर धार्मिक भी है। आप देखेंगे तो नंदी की मूर्ति हुई, गणेश की मूर्ति हुई, नरसिंह भगवान की मूर्ति हुई, ये सारी की सारी मूर्तियां धार्मिक हैं। जबकि आप ये जो देख रहे हैं जानवर की मूर्तियां, जो आपके
आपके किसके साथ में है? महलों के साथ में बनी हुई है, उनमें आप डिजाइन के लिए बनाई गई हैं, ये आपकी गैर धार्मिक रूप में सामने आती हैं। ओके, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? क्लियर? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले सेकंड में चित्रकला के बारे में। विजयनगर काल में चित्रकला भी काफी फेमस थी और इस चित्रकला का जो उपयोग है, विकास हुआ है, ध्यान रखना, मंदिरों की दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं, दीवारों पर, यानी कि मूलतः मंदिर या फिर राजमहल के अंदर जो दीवारें थी उन पर इन चित्रों का अंकन किया गया है। लेकिन ध्यान रखना, विजयनगर काल की चित्रकला को हम लेपाक्षी कला कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपाक्षी कला। और इसके जो विषय होते हैं, ध्यान रखना, इसमें जो चित्रों का अंकन किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है, वो धार्मिक है, यानी कि महाभारत और रामायण के अंदर से किसी घटनाक्रम को लेकर के चित्र बनाए गए हैं। यह है दक्षिणामूर्ति विजयनगर लेपाक्षी पेंटिंग का यह सीन है जो वहां से मिला है, दक्षिणामूर्ति मंदिर से। ठीक है ना? उसी तरीके से ये रही आपकी, ये दोनों की दोनों पेंटिंग जो है आप देख सकते हैं वहां पर है, आज भी मौजूद हैं। ये मिट्टी नहीं है, दीवारों पर बनी हुई है, थोड़ी सी मटमैली हो गई है। भाई अब जैसी हो गई है उसको हम दोबारा तो बना नहीं सकते। देखिएगा, तो इसमें देखेंगे तो किस तरह के कलर की इस्तेमाल किए गए हैं। गोल्डन कलर है, गेरुआ कलर है, ब्लैक कलर है, ये सारे कलर हैं। लेकिन इनमें हरे रंग का इस्तेमाल बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। और मोस्टली सब क्या है? धार्मिक विषय से संबंधित है। ये सब कैसे हैं? मूलतः जो चित्र हैं वो कैसे हैं? धार्मिक है। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विजयनगर कालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पहला स्टेटमेंट, विजयनगर काल की जो चित्रकला है वो धार्मिक विचारों से प्रेरित है। नंबर 2, विजयनगर काल की चित्रकला को हम लेपाक्षी कला कहते हैं। ठीक है ना? नंबर 3, विजयनगर काल के जो चित्र हैं वो मूलतः वहां के मंदिरों में प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कितने कथन सही हैं? अब आराम से आप बता सकते हैं दोस्तों। बात समझे नहीं? तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, लेपाक्षी कला किस राज्य की चित्रकला को प्रतिबिंबित करती है? एवरीबॉडी, इट्स ओके? क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया चित्रकला। देखिए ध्यान रखना, चित्रकला उतना ज्यादा विस्तार नहीं है जितना मुगलों के समय में है, उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है। उस समय देखिए मुगलों ने तो पूरा का पूरा एक स्कूल खोला था। जहांगीर तो समझ लीजिए कि चित्रकला का विशेषज्ञ है, उसने कितने सारे चित्रकारों को अपने दरबार में जगह दे रखी थी दोस्तों। यहां उस तरह की चीज नहीं है। ठीक है ना? ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नृत्य और संगीत की। अब चूंकि भाई राज दरबार है, राजा हैं, राजा के साथ सामंत हैं, जो मैंने आपको प्रशासन में पढ़ाया था, और जब ये होगा तो स्वाभाविक सी बात है, मनोरंजन के लिए और अन्य चीजों के लिए नृत्य संगीत तो होगा ही होगा। इस काल में नृत्य और संगीत दोनों विधाएं प्रचलित थीं, दोनों का उपयोग किया जाता था दरबार के संदर्भ में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर नृत्य के बारे में विशेष कोई जानकारी तो हमको स्पेशली नहीं मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि नृत्य कला इस समय काफी ज्यादा फेमस थी। लेकिन उसको फेमस करने में जो योगदान था वो ये था कि नृत्य और संगीत दोनों को मिलाकर के एक नई कला का विकास हुआ था। नृत्य और कला, क्योंकि कहते हैं नृत्य और संगीत दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, बिना संगीत के नृत्य करना मुश्किल होता है। इसीलिए नृत्य संगीत को मिलाकर के एक नई शैली का इस काल में विकास हुआ था, जिसे हम यक्षिणी शैली कहते हैं। और ये दोनों जो चित्र हैं वो यक्षिणी शैली के ही हैं। ध्यान रखिएगा, यक्षिणी शैली में नृत्य करते हुए आपका जो चित्र हैं, मूर्तियां हैं, ये हमको मिली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यक्षिणी शैली का संबंध किससे है? नृत्य कला से, संगीत कला से, मूर्ति कला से, या किसी अन्य से, किसी और चीज से भी हो सकता है। तो यक्षिणी शैली विजयनगर काल की नृत्य और संगीत की एक संयुक्त शैली है जो इस काल में विकसित हुई थी अलग से। एवरीबॉडी क्लियर है? आप देख सकते हैं इनको, ये स्टैचू टूटी हुई मिली है प्रॉपर तरीके से, ये इस समय मिली हुई है, ये बनी हुई है। और दोनों क्या हैं?
एक महिला नर्तकी का विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हुए दिखाना। अब बात आती है यक्ष यक्षिणी कौन होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यक्ष यक्षिणी जो मूलतः माने जाते हैं वो बौने लोग होते हैं, ठीक है ना, बौने लोग होते हैं जिनका शरीर थोड़ा छोटा होता है। इनकी मूर्तियां सबसे पहले यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां मिली है मौर्य काल में मिली थी। अगर थोड़ा बहुत आपने इतिहास पढ़ा हो तो मौर्य काल में दीदारगंज और परखम, दीदारगंज पटना और परखम मथुरा, वहां से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। कहा जाता है कि यक्ष यक्षिणी कोई और नहीं होते बल्कि कुबेर के खजाने के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है ऐसा, कुबेर के खजाने के रक्षक माने जाते हैं। दूसरा प्रसंग यक्ष यक्षिणी के बारे में आपको मिला होगा, खासकर यक्ष के बारे में। जब महाभारत के समय में पांचों पांडव जब आप वनवास में थे तो सोचिए उस समय एक तालाब में पानी पीने की घटना हमको मिलती है, जानकारी मिलती है, जहां पर बारी बारी करके सभी भाई पांडव भाई पानी लेने जाते हैं और वहीं पर यक्ष की आवाज आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद पानी पी सकते हैं। लेकिन वो नहीं सुनते और पानी पीते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। बात समझिएगा, वो सुना है ना कहानी। तो यक्ष का पहली चर्चा वहां से मिलती है। वहां तो खैर धर्मराज ही यानी यमराज धर्मराज ही इनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण करके आए थे। तो यक्ष यक्षिणी वही है, उसी परंपरा में उसी तरीके से वेशभूषा में यह नृत्य किया जाता है और यह शैली विजयनगर काल में विकसित हुई थी, ठीक है ना। संगीत को लेकर के इस काल में ध्यान रखना कई ग्रंथों की रचना की गई। उनमें लक्ष्मी नारायण एक प्रमुख संगीतकार हैं जिन्होंने किताब लिखी थी संगीत सूर्योदय की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संगीत सूर्योदय की रचना निम्न में से किसने की है, तो लक्ष्मी नारायण की है। कृष्णदेव राय और राम राय, ये ध्यान रखना, कृष्णदेव राय और राम राय। राम राय के बारे में मैंने बताया था, जब कृष्णदेव राय के बाद में एक शासक बना था सदाशिव राय, उसका जो मंत्री था राम राय, ध्यान रखना, वो राम राय और कृष्णदेव राय ये दोनों के दोनों उस समय के बहुत अच्छे संगीतकार माने जाते थे। यानी दोनों को संगीत की अच्छी खासी नॉलेज थी, संगीत की विधा के विशेषज्ञ थे। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संगीत के बारे में बहुत कुछ किया है और बहुत सारे विद्वानों को अपने यहां संरक्षण भी दिया हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, ओके। इससे ज्यादा देखिए विजयनगर काल में इससे ज्यादा आपको और ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इट्स मोर देन एनफ। एवरीबॉडी, इट्स क्लियर। और आप में से जो लोग अभी बाद में ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए बार बार हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। हम लोग आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कल आपका 30 तारीख हमारा P2I बैच का ज्वाइन करने का लास्ट डेट है, 30 तारीख। ध्यान रखना, कल के बाद P2I बैच में हमारा एडमिशन बंद हो जाएगा, सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सीट, कुछ एक सीट बची हुई है, उसको ध्यान रख लीजिए। ये बैच जो है शाम को डेली शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है और 19 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखना, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में बैच स्टार्ट हो चुका है। फीस इसके लिए जो रखी गई है वो 70,000 रुपए है, लेकिन यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो 29,999 रुपए में आपको ये एडमिशन आपको मिल सकता है। लेकिन इसकी खास बात जो है इस बैच की, जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, कि इसमें हम लोगों ने 4 स्टेज में आपके सिलेक्शन की रणनीति बनाई है। पहली स्टेज आपकी अभी से लेकर के जनवरी तक है, जिसमें प्री और मेंस के फाउंडेशन को कंप्लीट करना है, विद नोट्स, विद क्लास, विद आंसर राइटिंग, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेज है आपकी जनवरी से लेकर के मई तक आपके प्रारंभिक परीक्षा की, SIP कहते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स। इसमें हम पूरे के पूरे प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको फोकस करना है, जिसमें आपको CSET, ठीक है ना, आपका करंट अफेयर्स, आपका टेस्ट सीरीज, आपका जो GS का जितना सेगमेंट है उसकी प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें कराई जाएगी। टारगेट रहेगा कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट ना रोके। तीसरा जो स्टेज है दोस्तों वो है आपका सक्सेस इन मेंस। आपके जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे दोस्तों, उनको हम लोग इस बैच में बाद में इसको ऐड करेंगे और उनके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, आवासीय कार्यक्रम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें आप सभी लोग जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, आपको हम लोग दिल्ली अपने सेंटर पर बुलाएंगे
आपके रहने खाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा कि मेंस के टाइम पीरियड में सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि आपके जितने मेंस के टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, निबंध है, आपका एथिक्स है, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है, ऐसे टॉपिक जो मेंस में आते हैं और इन पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनको हमारी पूरी टीम आपके साथ मिल करके दिन रात आपके प्रैक्टिस कराएगी, जिससे कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं तो मेंस किसी सूरत में ना रुके। हमारा टारगेट यही है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो इस साल से बढ़ना शुरू हुआ है तो ये और ज्यादा बढ़े, कम ना हो किसी भी सूरत में। इसलिए पूरी मेंटरशिप की टीम, पूरा का पूरा हमारा फैकल्टी मेंबर्स आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, सिर्फ 29,999 रुपए यदि आप एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो। और जो चौथा जो स्टेज है वो है आपके मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए। अक्टूबर के तुरंत बाद हम इस पर फोकस करेंगे। जितने भी हमारे रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अधिकारी हैं जो आपके लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे। अब सोचिए, इतना सब कुछ करने के लिए आपको और क्या चाहिए। यही हमारी रणनीति है कि हम आपको चारों स्टेज पर तैयारी करवाएं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करें। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस बैच को, पीटीआई बैच को कल तक ज्वाइन करना है। इसके माध्यम से आप न केवल बैच के साथ जुड़ेंगे बल्कि दोस्तों मेरे साथ जुड़ करके पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी, जो आपको जगह जगह पर व्यक्तिगत रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं। ओके, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। विजयनगर काल में एक संस्कृति का और विकास हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, वो कहते हैं रंगमंच। अब भाई मनोरंजन है तो नेचुरल सी बात है कि इस काल में कुछ और भी चीजें भी होंगी। मैंने कहा ना, ये मध्यकाल है। और आप लोग मेरा पहला लेक्चर याद करिएगा कि मध्यकाल की विशेषता क्या है। तो मध्यकाल की जो विशेषता है वो है राजतंत्र प्रणाली, साथ के साथ सामंती प्रणाली। सोचिएगा, और सामंती प्रणाली है तो सोच कैसी होगी, सोच होगी मनोरंजन की, सोच होगी हमारे अपने व्यक्तिगत उत्सव मनाने की। ये भी तो सोच है भाई, इंसान है भाई, क्या करें, तो वो भी हमको करना है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इस पीरियड में विजयनगर काल में एक रंगमंच की परंपरा शुरू हुई, जिसे हम नाटक के अंतर्गत एक बोमलाट प्रक्रिया कहते हैं, बोमलाट की एक परंपरा कहते हैं। बोमलाट क्या है, एक छाया नाटक कहलाता है। क्या कहलाता है? छाया नाटक। और छाया नाटक कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, कठपुतली की एक परंपरा है। यानी कि इसमें धार्मिक विषयों, धार्मिक कहानियों को कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब कहोगे सर ये कठपुतली यानी पपेट्री, ये तो राजस्थान की परंपरा है। राजस्थान की परंपरा तो है ही, लेकिन ये यहां पर अलग परंपरा है थोड़ी सी। राजस्थान में जो कठपुतलियां बनाई जाती हैं वो कपड़े से बनाई जाती हैं, साइज इनका थोड़ा छोटा होता है। लेकिन यहां पर बोमलाट जो है, बोमलाट जो परंपरा है, इसमें जो मूर्तियां होती हैं, जो आपकी बनाई जाती हैं, आपकी पपेट्री जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं, उनका जो आकार होता है लगभग 5 फुट तक का होता है, 5 फीट तक की, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। कठपुतलियां जो होती हैं वो छोटी मोटी नहीं होती, इनका साइज आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी हैं, पूरी की पूरी, और धागे से, रस्सियों से बंधी हुई हैं। उनको वहां से चलाया जाता है, पूरी की पूरी धार्मिक कहानियां कही जाती हैं, इसलिए ये उस व्यवस्था से अलग हैं। और यहाँ पर बोमलाट में जो हम कठपुतलियों का उपयोग करते हैं वो रॉड कठपुतली या फिर स्ट्रिंग कठपुतली की बनी होती हैं, इस तरह की बनी होती है, मतलब इस शैली की होती हैं, रॉड वाली भी और स्ट्रिंग वाली भी। इनमें मोस्टली जो हाथ पैर जो बनाए जाते हैं देखेंगे तो ये लकड़ियों के बने हुए हैं, कपड़ों के नहीं है, लकड़ियों के हैं। ये देखेंगे तो लकड़ियों की डिजाइन बनाई हुई है, ठीक ना, जिन्हें हम रॉड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रिंग माने मतलब उसको खींचने खांचने वाली परंपरा, जिन मतलब जहां स्ट्रेचिंग होती है, इस तरीके से। तो इस तरह की दोनों परंपराओं का इसमें मिलन किया गया है, ये इसीलिए अलग है। और इसको क्या नाम दिया गया है? बोमलाट की परंपरा। बोमलाट यानी कि छाया नाटक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोमलाट छाया नाटक की परंपरा किस राज्य में विकसित हुई थी? आप बताइएगा एवरीबॉडी।
ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कोच होता है। जरूरी नहीं है कि अचानक ये क्वेश्चन आ जाए कि बोमलाट एग्जाम में आ गया और यूपीएससी, आप अब समझ ही रहे हैं कि यूपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कला संस्कृति को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर के, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो वो पूछ पूछ के कंप्लीट कर चुका है। अब भाई बार बार उसी टॉपिक से थोड़ा ना पूछेगा, अब उसी टॉपिक से लेकर के अंदर की गहराइयों से प्रश्न पूछता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको उसी गहराई तक लेकर के जाएं और आप जो सफलता पाना चाहते हैं उस सफलता को प्राप्त करें। भाई देखिए, आप लोग समय दे रहे हैं, रुपया पैसा कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आज चला गया कल आ जाएगा, लेकिन यदि समय चला गया, समय वापस नहीं आता। आज मैं करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हूं, मुझे बस कोई यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिलवा दे, बस। नहीं मिल सकता, समझ लीजिएगा, नहीं मिल सकता करोड़ों रुपए देने के बाद भी। और वो मौका आपके पास है, तो उसको जाया क्यों जाने देंगे? करिए ना, इसीलिए तो हम उस लेवल पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, आपको उस लेवल पर केवल वही व्यक्ति पढ़ा सकता है, बता सकता है जो उस लेवल तक पहुंचा हो। और मेरे बारे में अगर जानना है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने कितने बार इंटरव्यू दिया है, कितनी बार आपको सिलेक्शन लिया है और कितनी कितनी लेवल पर मैंने अचीवमेंट्स किए हैं। और वो अनुभव ही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यही है, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ज्ञान है वो आपके अंदर से रिफ्लेक्ट हो, ऐसा लगे कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं बल्कि मैं सेलेक्ट हुआ हूं। बस यही मेरी अचीवमेंट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में कला संस्कृति का अगला जो कंसेप्ट है, शिक्षा और साहित्य के संदर्भ में। इस पीरियड में शिक्षा और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। ध्यान रखिएगा, विजयनगर काल में दोस्तों शासकों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं खोले, अलग से कोई कॉलेज नहीं खोले, अलग से कोई और चीज उन्होंने विकसित नहीं की, लेकिन शिक्षा उस समय जो दी जाती थी मठों और अग्रहारों में दी जाती थी। अग्रहार गांव होते थे, जो दान में दिए गए गांव होते थे उनको अग्रहार कहा जाता था। तो मठों और अग्रहारों में लोगों को शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो इस समय के राजाओं ने उन अग्रहारों को, मठों को बढ़ावा दिया, बोले कि तुम इसको आगे बढ़ाओ, हम अलग से स्कूल नहीं खोल रहे, आप आगे बढ़ाओ। और इनमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख विषय था वो था आपका वेदों को पढ़ाना, कि भाई वेदों का अध्ययन किया जाए। भाई पहली सीधी सी बात है, हिंदू संस्कृति का विकास हो रहा है, हिंदू संस्कृति पहले से मौजूद थी, तो वही परंपरा आगे भी चलती रही, इसलिए वेदों पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके बाद अन्य विषय हैं, इतिहास है, आयुर्वेद है, शास्त्र हैं, पुराण हैं, काव्य है और संगीत है, तमाम तरह की चीजों को सिखाया जाता था। इन सारे विषयों को अध्ययन कराया जाता था, सारे लोग किया करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। इसी समय सोचिए कि इस पीरियड में 4 भाषाओं का विकास भी किया गया, 4 भाषाओं को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना। ध्यान रखना कि विजयनगर काल में कौन कौन सी भाषाओं का विकास किया गया, कौन कौन सी भाषाओं को बढ़ावा दिया गया। तो ये रही आपकी सबसे ज्यादा संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, इन चारों भाषाओं को विशेष तौर पर यहां बढ़ावा दिया गया। इन विद्वानों को संरक्षण दिया गया यहां के शासकों ने। ध्यान रखना, चाहे वो कृष्णदेव राय हो, अच्युतदेव राय हो या कोई और हो, इन सभी शासकों ने अपने अपने दरबार में इन भाषाओं के विद्वानों को संरक्षण दिया था। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके कृष्णदेव राय। उन्होंने तेलुगु भाषा के अपने दरबार में 8 विद्वानों को संरक्षण दिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अष्टदिग्गज। ठीक है ना। उन अष्टदिग्गज में सबसे पहला नाम है अलसानी पेदन्ना का। यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अलसानी पेदन्ना, उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, ये रही। मनुचरितम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी है स्वरोचित संभव और तीसरी है हरिकथा स्वर्णसभु। ये 3 किताबें अलसानी पेदन्ना लिखी, जिनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, बाकी और भी पता हो तो अच्छी बात है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। दूसरे विद्वान हैं उसके दरबार के अष्टदिग्गज में नंदी तिम्मन, नंदी तिम्मन, और इन्होंने किताब लिखी परिजात हरण की, ये भी इन्होंने किताब लिखी है। ठीक। तीसरे विद्वान हैं इनके दरबार में रहते थे
जो विदूषक कहा जाता है, मजाकिया व्यक्ति बीरबल की तरह, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अकबर के समय में बीरबल और कृष्णदेवराय के समय में तेनालीराम, ये दोनों बहुत फेमस थे। तेनालीराम ने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम है पांडुरंग महात्म्य। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मैंने ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जो आपको याद ना हो या याद ना करनी हो। मैं यहां पर टू द पॉइंट वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है दोस्तों, ध्यान रखना। एवरीबॉडी क्लियर है? और अगली जो इंपॉर्टेंट है वो खुद कृष्णदेव राय है। यानी कृष्णदेव राय एक महान शासक ही नहीं बल्कि महान विद्वान भी है, भाषा विद्वान भी है। और इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक अमुक्तमाल्यद और दूसरी जाम्बवती कल्याणम। यानी कि जाम्बवती तो आप जानते हैं ना, जामवंत की बेटी और उसकी शादी कृष्ण के साथ, उसकी विवाह के बारे में उन्होंने एक पूरा का पूरा काव्य लिखा है, जाम्बवती कल्याणम। ठीक, अमुक्तमाल्यद ये भी एक तरीके से कविताओं का संग्रह है। और ये किताब मैंने आपको परसों 2 दिन पहले जब मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि राजा के कर्तव्य और राजा के जो उद्देश्य हैं, राजा के जो जिम्मेदारियां हैं, राजा के जो आदर्श हैं, उन सब के बारे में चर्चा इस किताब में की गई है। एक तरीके से ये राज्य के नैतिक सिद्धांतों पर लिखी गई किताब है। इसमें बताया गया है कि एक राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राजा के उद्देश्य क्या हैं, किस तरीके से प्रजा के हितों की रक्षा करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। अमुक्तमाल्यद, और दोनों ध्यान रखना, तेलुगु भाषा की किताब है, तेलुगु में लिखी गई है। एवरीबॉडी इट्स ओके? क्लियर? समझ में आ गया? तो ये है आपका कंसेप्ट जो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना था, और मैं समझता हूं कि आपके विजयनगर के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक, आज इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने से आपको काम चल जाएगा और आपका एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू डियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।